नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी पटना की अपहरण मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं 22 मार्च को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। मधेपुरा पुलिस गिरफ्तार कर सकती है पूर्व सांसद पप्पू यादव को। तो बता दें कि मधेपुरा पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 22 मार्च को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। मधेपुरा अपहरण मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। 22 मार्च को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मरगूब, जानना चाहेंगे ये पूरा मामला कब का है और पप्पू यादव की क्या लगता है कि इस मामले में कब तक गिरफ्तारी हो सकती है या फिर गिरफ्तारी की जाएगी? क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, आज सुबह मंदिरी अपने आवास में यादव थे। वहां पुलिस की टीम पहुंची थी और कई थानों की पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। उन्हें गांधी मैदान थाने रखा गया है। लॉकडाउन और प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में उनको हिरासत में लिया गया है और संभावना इस बात की है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी है। लेकिन वो कह सकते हैं कि वो अवेलेबल है। अगर लॉकडाउन तोड़ने मामले में है या प्रोटोकॉल तोड़ने मामले में है तो थाने से उसका जमानत मिल सकता है। लेकिन एक नया ट्वीट अभी से थोड़ी देर पहले यह आया है कि मधेपुरा में नवासी में एक मामला दर्ज हुआ था। कुमारखंड में 364 IPC धारा के तहत किडनैपिंग का एक मामला था। उस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ केस पेंडिंग था। उसी मामला में 22 मार्च 2021 को मधेपुरा कह सकते हैं कोर्ट ने एक वारंट जारी किया था जो पप्पू यादव के खिलाफ था, जिसमें पप्पू यादव एक्यूज थे। और उसी वारंट को लेकर के कह सकते हैं कि मधेपुरा पुलिस मधेपुरा से पटना निकल गई है। अब आ रही है। आने के बाद निश्चित तौर पर इसमें डेवलपमेंट क्या हो पाता है। लेकिन चूंकि मधेपुरा पुलिस वारंट लेके आ रही है तो इस बात की आशंका है कि उनको उस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी। क्योंकि 364 का मामला है, वो अवेलेबल मामला नहीं है। वो माननीय न्यायालय से ही उनको बेल मिल सकता है और ये गंभीर अपराध का मामला है। तो फिलहाल मधेपुरा पुलिस देर शाम पटना पहुंचेगी। उसके बाद जो नया डेवलपमेंट होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मधेपुरा पुलिस निकल गई है मधेपुरा से पटना के लिए और पटना आने पर पप्पू यादव से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होगी नहीं होगी ये तो निश्चित तौर पर फैसला पुलिस को करना है। लेकिन एक नया ट्विस्ट आ गया है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि अभी इस पप्पू यादव की गिरफ्तारी हिरासत मामले में अभी ये पूरा मामला देर रात तक जाएगा। देर रात तक ही पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा कि पप्पू यादव किस मामले में गिरफ्तार होंगे। पटना के किसी मामले में उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा या थाने से बिल मिलेगी या कुमारखंड वाले मामले में गिरफ्तार होंगे। फिलहाल अभी इसमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल अमरगोप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि मधेपुरा अपहरण मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल खबर में आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्व सांसद और जाप प्रमुख पप्पू यादव को पटना में मंदिर स्थित उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पप्पू यादव सुबह के समय PMCH के कोविड वार्ड में गए थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी और पुलिस के मुताबिक उन पर बगैर अनुमति के घूमने, सरकारी कार में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद गांधी मैदान थाना के बाहर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। DSP और थाना प्रभारी से उनकी जमकर तू मैं हो गई। उनका कहना है कि किस आरोप में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है, यह कारण बताया जाए। तो बता दें कि लॉकडाउन उल्लंघन मामले को लेकर पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया है। अब ये ना इनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है? हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, बाधा मत पहुंचाइए। जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। अब तो क्या नीतीश कुमार की ज्यादती, जुल्म, अत्याचार कि जिसको गिरफ्तार करना चाहिए इनका कहा गया नहीं, जने फंसाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं। जिसको बचाना चाहिए आईना दिखा रहे हैं, फंसा रहे हैं आप। किया गया है और पेंडेमिक एक्ट में गिरफ्तारी इसलिए किया गया है कि इनके पास कोई वैलिड पास नहीं था। ड्यू टू दैट वैलिड पास वो उनके पास नहीं था जो विच इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का के वैलिड पास नहीं था, इसलिए पेंडेमिक एक्ट का वायलेशन है। इसलिए इनको इस पेंडेमिक एक्ट में डिटेन किया गया। अरेस्ट हमको नहीं बताया गया, डिटेन कराया गया। और पेंडेमिक एक्ट में 188 दैट इज़ अवेलेबल और इसमें प्रोविज़न है कि थाना से ही
कतई मुदाल। पटना से खबर पूर्व सांसद पप्पू यादव मामले पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर कहा है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे, उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ये ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। तो पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर ये तमाम बातें कही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना काल में हर दिन ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अस्पताल प्रशासन की गुंडागर्दी दिखती है। भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल में अपने पति का इलाज कराने गई महिला रुचि रोशन के साथ इलाज के नाम पर दुपट्टा खींचने जैसी घटिया हरकत की गई। और इतना ही नहीं बल्कि रुचि के साथ पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में भी एक डॉक्टर ने बदतमीजी की। कशिश न्यूज ने इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया और डीएम ने जांच के आदेश दे दिए। जिसके बाद आनन फानन में भागलपुर एसएसपी गुड़िया नताशा और एसडीएम ग्लोकल अस्पताल पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली। इधर अस्पताल के एमडी डॉक्टर अजीम ने आरोपित को नौकरी से निकाल दिया है। एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। भोजपुर जिले के आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुली गांव में हंसी मजाक करने को लेकर उपजे विवाद में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक 47 वर्षीय अजय कुमार सिंह महुली गांव निवासी थे। मृतक के सीने में दाएं साइड गोली के जख्म का निशान पाया गया। वारदात को लेकर गांव में काफी देर अफरा तफरी मची रही। मृतक के चचेरे या छोटे भाई रविनाथ सिंह ने कहा कि गांव के कुछ युवक उनके भतीजे अमित कुमार को करीब 5 दिनों से हंसी मजाक के दौरान गालियां दे रहे थे। इसको लेकर मामूली विवाद हुआ था और जब उसके बड़े भाई अजय कुमार सिंह अपने बेटे के साथ घर में छत पर सोए थे कि उसी बीच उक्त युवक नशे में धुत होकर दरवाजे पर आ धमका और गाली गलौज करने लगा। इसके बाद आरोपियों ने उनके बड़े भाई को बुलाया, उन्हें सीने में गोली मार दी। इससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। देखिए कल शाम को सब पी के आया, घर पे द्वार के पास गाली गलौज किया। हम लोग घर में थे, एगो फायर किया, हवाई फायर किया और वहीं से चला गया। भैया जहाँ रहते थे बाहर में, वहाँ पे चला गया। अब भैया सोए हुए थे, भैया को बुला के अब गोली मार दिया बिना कुछ वजह के, बिना कुछ, सब पिए हुए। बेगूसराय में कोरोना से बहन की मौत के बाद एक भाई ने अपनी बहन के याद में 30 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार कर दिया और जिला प्रशासन से उसमें निःशुल्क मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति करने की मांग की। दरअसल बेगूसराय के दून स्कूल के प्रबंधक पंकज कुमार की बहन की मौत 27 अप्रैल को शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना वायरस से हो गई थी। इस दौरान बहन की देखरेख करे भाई ने वहां ऑक्सीजन की कमी और इलाज में हो रहे खर्च को देखते हुए अपने कोरोना काल में बंद पड़े स्कूल में 30 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार कर मिनी अस्पताल खोल दिया। प्रबंधक पंकज कुमार ने कहा कि जब उनकी बहन का इलाज हो रहा था तो वहां उन्होंने कई ऐसे मरीज को देखा जो ऑक्सीजन के अभाव में काल के गाल में समा गए। उन्होंने अपनी बहन की मौत से सबक लेते हुए दूसरे किसी की जान ऑक्सीजन के अभाव में ना जाए, इसलिए अपने कोरोना काल में बंद टून पब्लिक स्कूल हिमरा में 30 बेड का एक मिनी अस्पताल तैयार किया। स्कूल प्रबंधक ने डीएम बेगूसराय को आवेदन भी दिया और इस मिनी अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करने की मांग की ताकि अस्पताल को चालू किया जाए। हमारी सिस्टर थी जो इसी कोरोना से गुजर गई और उस दौरान हमको हॉस्पिटल में रहने का मौका मिला। वहाँ हम देखे बहुत से पेशेंट ऑक्सीजन के अभाव में तरफ के दम तोड़ दे रहे। तो हमको वहीं से ये विचार आया कि क्यों नहीं, जब मेरा स्कूल बंद है, स्कूल अपने खर्चे पर एक ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करे, जहाँ कोई पेशेंट जो रोड पर मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में,
उनको ऑक्सीजन दिया जाए। वहीं से मेरे मन में ये विचार आया और जिस दिन वो गुजरी उसके दूसरे दिन हम ये घोषणा किए कि हम 31 बेड ऑक्सीजन का व्यवस्था करेंगे और जहाँ मरीज आएंगे वो ऑक्सीजन ले। अररिया चांदनी चौक पर सालों भर मजदूरों की मंडी सस्ती और आवश्यकता अनुसार जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों को दैनिक कार्य के लिए ले जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इन मजदूरों के सामने परिवार के भरण पोषण तक की समस्या को पैदा कर दिया है। कामगारों को काम नहीं मिल रहा तो सरकार के दावे इनके लिए खोखले साबित हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आज भी मजदूर काम के तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन इक्के दुक्के को छोड़ अधिकांश मजदूर काम नहीं मिलने के कारण वापस घर लौट जा रहे हैं। कोरोना के कारण काफी संख्या में दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले प्रवासी कामगार भी वापस लौटे हैं, जिन्हें राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप अभी काम नहीं मिल पा रहा है। गांव में काम कैसे मिलेगा? काम तो मिल ही नहीं रहा है गांव में। हम चौक चौराहे पे अररिया जिला हम यहाँ पे आते हैं चांदनी चौक पर, काम मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो बिना पैसे के हम गांव घर चले जाते हैं और फिर बीवी बच्चे सब वैसे के वैसे भूखे प्यासे रह जाते हैं। सर पंचायतों में निरंतर 4-5 स्कीम ऑनगोइंग रहता है और अगर कहीं भी स्कीम अगर प्रवासी मजदूर अगर लोग ज़्यादा काम मांगते हैं तो हम लोग अविलंब उस नई योजना खोलकर उनको समय समय काम उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में जैसे कि पोखर, सड़क और कुछ प्लांटेशन का भी स्कीम चल रहा है, वहाँ भी वन पोषक के रूप में उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो इन सब योजनाओं में चालू करके उनको काम दिया जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अगर काम मांगते हैं तो उनको अविलंब काम हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आपदा को भी अवसर में बदलना कोई राजनेताओं से सीखे। अपने समर्थकों का इस्तेमाल हमेशा नेता करते हैं और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी कभी मामला उल्टा भी पड़ जाता है। सारण जिला के दिखवारा में सोमवार के दिन एक बड़ा लूटकांड हुआ था, जिसमें निजी फाइनेंस बैंक के कर्मी को गोली मारकर अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। जब अपराधियों की गोली से घायल बैंक कर्मी को बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया तो पटना जा रही एम्बुलेंस को दिगवारा के बस्ती जलाल निवासी बबलू सिंह ने रोक लिया और छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी का गुणगान करने लगे। जबकि एम्बुलेंस में गोली लगने से घायल बैंक कर्मी को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, लेकिन एम्बुलेंस कांड के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए सांसद समर्थक कुछ भी करने को आमादा है, भले ही देर होने से किसी की जान पर ही आफत क्यों ना हो। वीडियो में सांसद का गुणगान करें महाशय दिगवारा के बस्ती जलाल गांव निवासी बबलू सिंह है, जिन्होंने रास्ते में दिगवारा लूटकांड में घायल कैशियर को लेकर जा रही एम्बुलेंस को बीच में रोककर यह वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में जारी कर दिया था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव में शादी के महज 5 घंटे बाद ही दुल्हन की मौत की खबर से क्षेत्र के लोगों में चर्चा है, जबकि गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस हृदय विदारक घटना ने गांव के लोगों की संवेदनाओं को झकझोर दिया। बीते 8 मई को अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव में रंजन यादव उर्फ रंजय के घर बेटी निशा कुमारी की शादी को लेकर परिवार के लोग काफी खुश और उत्साहित थे। हवेली खड़गपुर प्रखंड के महकोला गांव से सुरेश यादव के पुत्र रवीश की बारात पहुंची और शादी विवाह की रस्म भी पूरी की गई। वहीं मृतक की मां रीता देवी ने रट हुए बताया कि शादी के 7 फेरे लेने और सिंदूर दान के बाद ही दुल्हन निशा की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि तबीयत गड़बड़ाते ही हम लोग आनन फानन में बेटी को लेकर भागलपुर गए। भागलपुर के निजी अस्पताल में इलाजरत दुल्हन निशा ने शादी के महज 5 घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। शादी के चंद घंटों बाद दुल्हन निशा की मौत ने पूरे गांव को रुला दिया है। शादी होला होते जब 2-2:30 बजे 10 बजे के बाद पूरा गर्मी लगा रू मन कैसे उसको करने में तो हम डायरेक्ट बेलोरो मंगाए भट्ठा पर सब मैं आगन डायरेक्ट यही बात बाबू। अब कोई बात नहीं, डेट हो गया। लड़की का शादी भी हुआ था? हाँ शादी हो गया। कब हुआ था?
24 घंटा के अंदर। कहाँ हुआ था लड़की का शादी? मकला। जांच के क्रम में डॉक्टर ने कहा कि इसका किडनी फेल है, ये नहीं बच सकेगी और मौत आधे घंटे में उसकी मृत्यु। असंवेदनशीलता की हद देखनी हो तो उत्तर प्रदेश सीमावर्ती सारण जिला के मांझी प्रखंड के जयप्रभा सेतु पर आकर देखिए। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण सड़क पुल जयप्रभा सेतु अब कोविड संक्रमित शवों के निपटारे का साधन बना हुआ है। आए दिन इस पुल से एम्बुलेंस चालक अस्पतालों से लाए गए शवों को फेंक कर आराम से निकल जाते हैं और प्रशासन आंखें मूंदे स्थिति को सामान्य या नियंत्रण में बताने की कोशिश में लगा रहता है। अगर स्थानीय की माने तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों की तरफ से एम्बुलेंस वाले आते हैं, शव को पुल से नीचे फेंकते हैं और निकल भागते हैं। संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं होता है और ना ही उनको मिट्टी में दफनाया जाता है। आवारा जानवर का आहार बनते इन शवों को लेकर संवेदनहीन प्रशासन एक बड़े खतरे को अनदेखा कर रही है। संस्कार किए हुए मृत व्यक्ति की लाश को ऐसे ही बालू की रेत पर फेंक के चले जाते हैं। अतः हम दोनों जिला अध्यक्ष सारण एवं बलिया का जिलाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूँ ध्यान दे के कम से कम दाह संस्कार। अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे संवाददाता जाकिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। जाकिर, देखा जाए जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का जो शव है वो पुल के नीचे से फेंका जा रहा है, पुल के नीचे फेंका जा रहा है और आराम से वो फेंक कर निकल जा रहे हैं, तो जिस तरह से शव को फेंका जा रहा तो कहीं ना कहीं ये कोरोना संक्रमण इससे बढ़ सकता है। खतरे की बात तो ये जरूर है, लेकिन जिस तरह से जो शव फेंका जा रहा ये स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़े करते हैं। कृष्णा, अगर इस मामले को देखा जाए तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतिम जो ये कहा गया अंतिम यात्रा जो होती है शवों की, जो उनका अधिकार भी बनता है, वो एक तो ससम्मान नहीं हो रहा है। दूसरी चीज उसकी इस तरह से लाशों के साथ इतनी बेइज्जती, इतनी बेहुरमती की जा रही है, उन शवों को ला के फेंक दिया जा रहा है। जो अमूमन ऐसे शव जो होते हैं वो कोरोना संक्रमित ही होते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध भी माना जाएगा कि इन शवों को जहाँ फेंका जा रहा है वहाँ आसपास आबादी है, लोग रहते हैं, अगर उनके तक ये इसका संक्रमण जो लाशों से फैलता है संक्रमण, अगर उनको लगता है तो एक महामारी का रूप भी उस इलाके में ले सकता है। दूसरी चीज ये है कि दोनों राज्यों जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि दोनों तरफ से, वो अगर सारण जिले की तरफ से कहा जाए तो भी और बलिया जिले की तरफ से कहा जाए तो भी, दोनों ही तरफ से एम्बुलेंस आते हैं। अमूमन ये रात के वक्त आते हैं और रात के वक्त आके ये लाशों को निकालते हैं और सीधे फेंक के चले जाते हैं। क्योंकि अंधेरा होता है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि वो पानी है कि सूखी रेत है। अब जो लाश पानी में आग गिरी वो आगे बह के निकल गई और जो लाश पानी में ना गिर के रेत पे गिरी वो लाश वहीं रह जाती है, जो बाद में कुत्तों का भोजन बन जाती है। तो लाशों के का अपमान भी है और एक तरह से कहा जाए तो ये जो गलती है, ये जो मतलब इसको जो कहा जाए कि बहुत बड़ी गलती है, इससे संक्रमण के फैलने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जाकिर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऑक्सीजन कालाबाजारी के मामले में कटिहार जिला प्रशासन भी अब गंभीर है और इसी कड़ी में अंचल अधिकारी के आवेदन पर 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और सदर डीएसपी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि महामारी एक्ट के अलावे आवश्यक वस्तु अधिनियम और जालसाजी जैसी कई संगीन धाराओं पर कटिहार के 2 प्रबुद्ध व्यापारी के साथ साथ मुंबई के रोहित पाटा, जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा था, उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। कुल 5 लोगों में से एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। तो बता दें कि कटिहार स्टेशन में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर उतारकर गाड़ी में रखा जा रहा था। इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया गया। प्राथमिकी दर्ज की गई है 5 लोगों के संबंध में और 3 गाड़ी पर को भी जब्त किया गया है। अभी जो है इस संबंध में पुलिस के द्वारा जो है प्रक्रियाधीन है और अनुसंधान भी किया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और जो भी लोग इसमें जुड़े रहेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल 5 व्यक्ति को विरुद्ध नामजद जो है वो केस किया गया है
जिसमें एक गिरफ्तारी है। शेष की हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उनको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करें। किन 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की? 5 में एक टेम्पू चालक, बाकी एक ललित अग्रवाल हैं, अजय। तो कटिहार से खबर जो ऑक्सीजन सिलेंडर मामले में जब्त मामले में एक्शन में दिखा, जहां पे पुलिस की हिरासत में ड्राइवर को लिया गया है। तो ड्राइवर को पुलिस की हिरासत में लिया गया और बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त मामले में एक्शन लिया गया है। इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। तो कटिहार स्टेशन में बता दें कि लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से ऑक्सीजन सिलेंडर जो उतारा जा रहा था, इस दौरान पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया और इस मामले में पुलिस ने एक ड्राइवर को हिरासत में लिया और इस मामले में 5 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। तो 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। तो लगातार बिहार में एक तरफ कोरोना के हालात भी बिगड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी जोरों पर है। तो वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त मामले में एक्शन में दिखा, वहां का प्रशासन पुलिस की हिरासत में ड्राइवर को लिया गया है। तो बता दें कि इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो कटिहार से खबर जो ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त मामले में एक्शन देखने को मिला। इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और एक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से यह ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया था। उतारने के क्रम में स्टेशन परिसर से कटिहार पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया। अधिक जानकारी के लिए कटिहार से हमारे संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पर। रितेश, ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त मामले में अब तक की क्या है अपडेट? कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, परसों 2 दिन पहले जो है लोकमान्य तिलक से मुंबई से लगभग 226 सिलेंडर जो है कटिहार लाए गए थे और बिना किसी वैधानिक कागजात के इन सिलेंडरों को जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा तो पूरे शहर में, जिले में हलचल मच गई कि आखिर ये सिलेंडर लाए क्यों गए थे। लगभग 226 सिलेंडर थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर थे। एक और कोरोना काल में मरीज जो है ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, वैसे समय में सिलेंडर की कालाबाजारी कहीं न कहीं एक ये मैसेज दे रही थी कि आमतौर पर कालाबाजारी करने वाले किस तरह मुनाफाखोर अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आते। फिलहाल जो इस पूरे मामले में जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त दिख रही है और कुल 5 लोगों को प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें 2 प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। इसके अलावा 3 अन्य लोग हैं जिनको प्राथमिकी दर्ज की है। तो कुल 5 लोगों को प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक की गिरफ्तारी हुई है, जो ऑटो चालक है उनकी गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है इस मामले में। जी बिल्कुल रितेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त मामले में एक्शन में ली पुलिस, वहीं मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने एक ड्राइवर को हिरासत में लिया है। इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।